tear gas and lathi charge. One farmer armed with a sword tried to charge at the counter-protesters. A police official intervened and was injured. The man with the sword was nabbed and thrashed by the police. Even the so-called locals seemed to join in. तांडव 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 हो, इसी प्रकार के तेवर इस राष्ट्र के भीतर दिखने लगे हैं। क्या ये राष्ट्र दिन पे दिन असंवेदनशील बन रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ज्येष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे जी ने अपना जो अनशन था वो वापस ले लिया है। वो कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर कर उन्होंने अपना अनशन वापस ले लिया? ये सवाल इस राष्ट्र के जो सोचने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके जहन में जरूर होगा। आज हम कुछ अहम मुद्दों पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव और आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान आंदोलन। कब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहेगी? हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवाइड करना लोगों को, यह बहुत पुरानी पॉलिसी इस राष्ट्र में रही है और वही पॉलिसी, डिवाइड करने की पॉलिसी बरकरार है। क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जो हिंसा हो रही थी, उस हिंसा में ऐसे दिखाने की कोशिश हुई कि वहाँ के लोकल लोग और किसानों के बीच हिंसा हुई है। लेकिन उस हिंसा को किसने प्रोत्साहित किया, उस वायलेंस को किसने बढ़ाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस देश की जो पुलिस है वो पुलिस अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो हुआ, उस घटना के बाद ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उन्हें जागरूक रहना चाहिए था और गृह मंत्रालय, उन पर सवाल जरूर उठते हैं। और राहुल गांधी जी ने भी यही सवाल किए हैं। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों के लिए ये सरकार कार्य कर रही है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको यह इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसान डटे रहे और वो अपने हक के लिए लड़े। कांग्रेस उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। और राकेश टिकैत जी के वो आंसू ही थे जिन आंसुओं ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी और ये आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है। और मुजफ्फरनगर जो टिकैत बंधुओं का गढ़ है, नरेश टिकैत और उनके छोटे भाई राकेश टिकैत जहां से आते हैं, वहां पर जिस प्रकार की महापंचायत हुई, उस पंचायत ने कहीं ना कहीं सरकार के होश उड़ा दिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक मुद्दा जो काफी महत्व का है और मुझे लगता है कि जो डिवाइड करने की पॉलिसी है, वो पॉलिसी को रोकने की कहीं जरूरत है। क्योंकि बंगाल में चुनाव है और ममता दीदी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो बंगाली लोग हैं और नॉन बंगाली लोग हैं, उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये अपने बयान जब वो हिंदी भाषिक लोगों के सामने बोल रही थी उस वक्त दिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर विचार करने की, सोचने की जरूरत है।
और किसान आंदोलन को दबाने की, कुचलाने की कितनी कोशिशें हुई है, लेकिन इन सभी कोशिशों पर पानी फेर चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आंसू राकेश टिकैत जी के आंखों में आए थे, वो आंसू किसानों के लिए थे। वो आंसू सत्य को दर्शा रहे थे। वो आंसू ये दर्शा रहे थे कि इस देश की हकीकत क्या है। और जिस प्रकार की क्रोनोलॉजी के तहत घटनाएं घट रही है, उस क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिएगा। क्योंकि पहले 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस आती है, बीजेपी के कुछ लोग वहां पे आते हैं, ऐसा राकेश टिकैत जी का कहना है। 2 विधायकों का उन्होंने नाम लिया है और गुंडागर्दी करने की कोशिश हो रही है। और राकेश टिकैत जी ने अपने आंसुओं का जिक्र करते हुए ये कहा कि ये मेरे आंसू नहीं है, ये उस खेती के आंसू है जिस खेती पर किसान का जीवन निर्भर है। ये उनके बयान ही उनके आत्मा की आवाज दर्शाती है। ये उनके बयान ही किसान की आवाज कहीं ना कहीं हमें दर्शा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत किसान यूनियन जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसके नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिसके संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और उसी विरासत को चला रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे। और महेंद्र सिंह टिकैत जी काफी करेजियस लीडर थे। राकेश टिकैत जो कि उनके छोटे बेटे हैं, बेहतरीन वक्ता है, और उन्होंने जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया और किसान आंदोलन को एक नई ताकत अपने तेवरों के साथ दी, उनकी प्रशंसा कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, उनके भाई नरेंद्र टिकैत हो, अन्य किसान नेता हो, सब लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी क्या मजदूरों की, किसानों की आवाज सुन पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है और वो इन 3 बिलों पर कायम है। और सरकार ने कहा है वो इन कानूनों पर 1.5 साल रोक लगाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेता इससे राजी नहीं है, ना तो किसान राजी है। फिर 1.5 साल बाद क्या होगा? फिर से ये कानून अमल में आएंगे और किसान की लूट करने लगेंगे। क्या ये हकीकत नहीं है? इस देश का इंटेलेक्चुअल समझता है कि ये देश किस दिशा में चल रहा है। ओए, कोথায় গেল চায়ের ঘর? মোদিবাদ, মিথ্যেবাদ, ধান্দাবাজ, ভাওতাবাজ। আগে ছিল চায়ওয়ালা, এখন হচ্ছে চৌকিদার। कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। बेशक बंगाल में टीट फॉर टैट की सियासत होगी, क्योंकि दोनों ओर से टकराव हो रहा है। ममता दीदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती खड़ी कर दी है और उसके साथ साथ असुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM ने भी बंगाल चुनाव में एंट्री लेने की ठान ली है। लेकिन AIMIM को एक झटका लगा है। बंगाल के AIMIM प्रमुख ने TMC में अपनी एंट्री ले ली है और इसी वजह से असुद्दीन ओवैसी जी खुद को स्थापित करने की कोशिश तो जरूर करेंगे बंगाल में, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं? ऐसा सवाल उनके सामने कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को बैंड बाजा पार्टी कहा है और उसके साथ साथ हमें यह साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी के तेवर जो है वो काफ़ी हाईफाई है, लेकिन उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी भी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल उनके फेवर में है। ये वही बंगाल भारत की विरासत रहा है और बंगाल किसके साथ है, किसकी जय जयकार होगी बंगाल में, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। Thanks for watching and subscribe my channel.